और 5 कहां जाएगा 6 की जगह। ठीक है, अब इसको फिर घुमाना है, तो अब क्या आ जाएगा आपका राउंड 3, है ना। बस इसी तरह घुमाते जाओ, बस इसी तरह घुमाते जाओ। 1 की जगह फिक्स है, अब 5 कहां जाएगा 6 की जगह, 6 कहां जाएगा 2 की जगह, 2 आ जाएगा 3 की जगह, 3 आ जाएगा यहां, 4 आ जाएगा यहां। ठीक है, क्लियर। फिर फोर्थ राउंड में क्या होगा, फोर्थ राउंड में वही 1 की जगह वही रहेगी, फोर्थ आ जाएगा आपका 5 की जगह, 5 आ जाएगा 6 की जगह, 6 आ जाएगा 2 की जगह, 2 आ जाएगा 3 की जगह और 3 आ जाएगा यहां। ठीक है, फिर इसको ऐसे घुमा दिया, साइकिल घुमा रहे ना, साइक्लिक मेथड। और लास्ट राउंड, पांचवा राउंड हमने निकाला ना, 5 राउंड होंगे, तो पांचवें राउंड में क्या होगा, तो पांचवें राउंड में होगा आपका 1, अब 3 आ जाएगा वहां, 3 4 5, सॉरी 3 यहां हो जाएगा, हाँ 2 यहां हो जाएगा, क्लियर, 6 यहां हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ये पूरा बनाना था। अब बताइए 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, बताओ 4 में 4 किसको मिल रहे हैं, 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, मान लो 4 नंबर का या 5 नंबर का। अब बताओ आंसर क्या होगा। डायग्राम बना रहे, अरे ये पागल हूं मैं, ये डायग्राम बना रहा हूं साइक्लिक मेथड का। अरे भैया जब क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन से क्या लग रहा है, ड्रॉ ए फिक्सचर, फिक्सचर ड्रॉ करना है। तो फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए हमको पहले ये पता लगाना होगा टूर्नामेंट कौन सा है, तो पता लगा लीग टूर्नामेंट है। तो लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ टीम कितनी है 6, तो नंबर ऑफ मैच कितने होंगे 15, कितने 22 दिए जाएंगे। तो क्योंकि नंबर ऑफ टीम क्या है इवन है, तो नंबर ऑफ 22 0 दिए जाएंगे। ठीक है, अब कितने राउंड में मैच होगा, तो नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि अगर नंबर ऑफ टीम इवन है तो नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालेंगे n-1 से। तो 6 टीमें थी तो 5 राउंड मैच होगा, वो 5 राउंड ये हो गया। अब इसमें हमने पहली टीम की पोजीशन फिक्स कर दी, बाकियों को घुमाते गए, एक की प्लेस को दूसरी जगह बैठाते गए। डन। एक बच्चा कह रहा है सर 6 राउंड होंगे, नहीं 6 राउंड तब होता कि जब नंबर ऑफ टीम क्या होती ऑड। जैसे मान लो नंबर ऑफ टीम 7 होती, नंबर ऑफ टीम क्या होती 7, तो जितनी टीम उतने राउंड। लेकिन यहां नंबर ऑफ टीम इवन है, तो यहां जितनी टीम होगी उससे एक कम राउंड मैच होंगे। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन या 4 नंबर का मान लो या 5 नंबर का, तो आपका असेसमेंट कितना आ रहा है। डन, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग फीडबैक जरूर दें, कैसा गया उनका ये आंसर। ये ड्रॉ करना सीख लिया आपने, अगर आपको पूछ लिया जाएगा तो ड्रॉ कर लोगे। अगर 6 की जगह 4 टीम दे दिया, नंबर ऑफ टीम 8 दे दिया, कोई इवन वैल्यू दे दी, तो कर लोगे कि नहीं बताओ। सर पेपर प्रेजेंट बता दीजिए। अरे बता तो रहा हूं, ऐसे लिखना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। डन डन डन, ठीक है। 4 में 4 किसके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अगर ये 4 नंबर का है तो किसके आ रहे हैं 4 नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, आगे चलें। अब अगर यही क्वेश्चन में साइक्लिक मेथड की जगह, लीग में 2 मेथड होते हैं, साइक्लिक मेथड और स्टेयर केस मेथड, तो अगर यही क्वेश्चन आपका स्टेयर केस मेथड की तरह आ जाए तो क्या करोगे। तो स्टेयर केस मेथड में फिक्सचर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करो, ड्रॉ द फिक्सचर, ड्रॉ द फिक्सचर। अगर सेम क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पे वापस ले चलता हूं, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे कि ड्रॉ ए फिक्सचर यूजिंग स्टेयर केस मेथड इफ देयर आर 6 टीम्स इन ए लीग टूर्नामेंट, अगर किसी लीग टूर्नामेंट में 6 टीमें हैं तो उस 6 टीमों का स्टेयर केस मेथड से फिक्सचर ड्रॉ करो। ये किस मेथड से था, ये साइक्लिक मेथड से था, है ना। तो साइक्लिक मेथड में क्या करते हैं, हम एक टीम की पोजीशन को फिक्स करके बाकी टीमों को
साइक्लिक वे में इंटरचेंज करते जाते हैं, उनकी पोजीशन को हटाते जाते हैं और दूसरी टीम को लाते जाते हैं। और कितने राउंड होंगे, राउंड आप यहां से निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। लेकिन अब क्वेश्चन साइक्लिक मेथड से नहीं पूछा है, स्टेयर केस मेथड से पूछा है। सभी लोग ड्रॉ करो। अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में मान लो स्टेयर केस मेथड से आ जाए तो क्या करोगे? बताओ क्या होगा, बताओ। स्टेयर केस मेथड में अब आपको पता है ना कि नंबर ऑफ टीम कितनी है, 6, तो नंबर ऑफ राउंड कितने मैच होंगे। अब क्योंकि ये इवन वैल्यू है तो नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, n-1 यानी 6-1 यानी 5 राउंड होंगे। अब 5 राउंड जो होंगे वो साइक्लिक नहीं होंगे, स्टेयर केस मेथड। तो स्टेयर केस मेथड से तो इसका मतलब 6 टीमें, 5 टीमें, मतलब 6 टीमें हैं, A B C D E F, यही ना 6 टीमें हैं। क्लियर? तो 6 टीमों का जो मैच होगा वो कैसे होगा, देखो। तो ये होगा A वर्सेस B, A वर्सेस C, A वर्सेस D, A का सभी के साथ होगा, A वर्सेस E और A वर्सेस F। ठीक है, क्लियर? अब क्या होगा, अब होगा आपका B वर्सेस C, B वर्सेस D, B वर्सेस E और B वर्सेस F। तो पहले A को उठाया, सारी टीमों के साथ मैच किया, फिर B को उठाया, सारी टीमों के साथ मैच किया, फिर क्या आएगा C, C वर्सेस D, C वर्सेस E, C वर्सेस F। तो देख रहे हो स्टेप बन रहा है कि नहीं, है ना? क्लियर? फिर आएगा आपका D, D वर्सेस E, सॉरी यहां आएगा D वर्सेस E और D वर्सेस F। ठीक है, और यहां आएगा लास्ट में E वर्सेस F। क्लियर? तो ये बन गया स्टेयर केस मेथड। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? शाम की क्लास कब से है? शाम की क्लास 6:30 बजे से बेटा, टेंशन मत लो। क्लियर? अब बताओ कर लोगे कि नहीं? तो ये आपका स्टेयर केस मेथड है। तो स्टेयर केस मेथड हो या साइक्लिक मेथड हो, पहले क्या पता लगाओगे, पहले ये पता लगाओ कि फिक्सचर अगर आपको ड्रॉ करना है तो पहले ये लगाओ कितने राउंड मैच होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, तो उसका पता लगाने का फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ टीम इवन है तो कितने राउंड मैच होंगे, n-1, यानी जितनी टीमें उससे एक कम मैच होगा, राउंड होगा। और अगर नंबर ऑफ टीम ऑड है तो जितनी टीमें उतने मैच होंगे, उतने राउंड होंगे। बात समझ में आया? मैच नहीं, राउंड, है ना? बात समझ में आ गई? तो ये आपका एक स्टेयर केस मेथड से हो गया। तो मैंने आपको समझा दिया कि साइक्लिक मेथड से और स्टेयर केस मेथड से क्या होगा। ये आपका साइक्लिक मेथड है और ये आपका स्टेयर केस मेथड है। बात समझ में आ गई? आगे चले। अरे बेटा पढ़ लो इधर। डन? आगे चले। लास्ट में एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, जो बच्चे लेट में ज्वाइन किए हैं उनको मैं फिर से रिपीट करा दूंगा, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मान के चलो ये भी आपका क्या है, ये 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का है मान लो। बताओ क्या होगा, डिफाइन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज विद अ सुटेबल एग्जांपल। तो दिमाग में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज लाओ। ये एक्सरसाइज क्यों करते हैं, पहली बात तो क्वेश्चन ये उठता है, और इस एक्सरसाइज को किया कैसे जाता है, और इस एक्सरसाइज का कुछ एग्जांपल। तो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है हमारी, हम कहते हैं फिजिकली फिट है, तो अगर हम फिजिकली फिट हैं तो बॉडी में ताकत होगी, स्ट्रेंथ होगा, है ना? तो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के 3 तरीके होते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। इन तीनों एक्सरसाइज से हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो उसी एक्सरसाइज में आपका एक आता है आइसोमेट्रिक। 3 एक्सरसाइज बताया, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो वही आइसोमेट्रिक के बारे में पूछा है। ठीक है, इसको डिफाइन करो, ये क्या होती है एक्सरसाइज। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को पहला पॉइंट क्या लिखोगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पहला पॉइंट ये लिखोगे,
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अवर बॉडी, अवर मसल्स। हमारी बॉडी की जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का यूज करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हमारी जो मसल की लेंथ है वो चेंज नहीं होती, और अगर कोई आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहा है तो अगर आप उस पर्सन को देखोगे तो आपको उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी, है ना। जैसे मैं दीवार के सहारे ऐसा थोड़ा घुटना बेंड करके दीवार से टेक ले लूं तो मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है लेकिन मेरे बॉडी में मूवमेंट नहीं दिख रहा। तो ऐसे एक्सरसाइज को ही हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अब बताइए आपका आंसर सही है क्या? अब आपका आंसर सही है क्या? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से, द टर्म आइसोमेट्रिक मींस, आइसो का मतलब है सेम, इक्वल, है ना। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल। और मेट्रिक, मेट्रिक वर्ड जो आया वो मेट्रिया से आया, इसका मतलब मेजरिंग। यानी कि जो मसल की लेंथ है, लेंथ ऑफ द मसल एंड द एंगल ऑफ द जॉइंट डू नॉट चेंज। ये दो पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अवर मसल्स। दूसरा, द लेंथ ऑफ द मसल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। फिर द एंगल बिटवीन द जॉइंट और बोन ऑल्सो डज नॉट चेंज। और बाहर से देखने पे कोई विजिबल मूवमेंट नजर नहीं आता। अगर कोई, मान लो आप मुझे देख रहे हो और मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो आप मुझे मूवमेंट मेरे बॉडी में नहीं देखोगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल से समझाइए। देखो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, मान लो इसे कहते हैं प्लैंक। इस एक्सरसाइज को क्या कहते हैं, प्लैंक। जो लोग जिम जाते हैं अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके से खड़े होते हैं। अब आप देखो, मान लो इस तरीके से ये खड़ा है, तो क्या इसके बॉडी में मूवमेंट हो रही है? नहीं, मूवमेंट नहीं हो रही है। क्या मसल की लेंथ सेम है? हाँ, मसल की लेंथ सेम है, क्योंकि मसल की लेंथ कब चेंज होती, जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो यहां की मसल की लेंथ बदलेगी ना, लेकिन यहां की मसल की लेंथ तो सेम है। तो ये एक्सरसाइज कैसी है, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार को धक्का देना, है ना, प्लैंक करना, ये सब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। डन, बात समझ में आ गई। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, मसल्स एंड जॉइंट मूवमेंट इज नॉट विजिबल एज देयर इज नो डायरेक्ट मूवमेंट। बाहर से देखने पर ऐसा नजर आएगा कि अरे सामने वाला तो मूवमेंट ही नहीं कर रहा। ऐसे अगर आप इसको देखोगे, देखो कहां मूवमेंट हो रही है, ठीक है। बस यही सब लिख देना था, क्लियर? एक मिनट, क्लियर, ठीक है। और इसके एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो पुशिंग ए वॉल, प्लैंक एक्सरसाइज करना। When such exercises are done, there is no change in the length of the muscle, hence they are called isometric. These exercises need less time and equipment and can be done performed practically anywhere, everywhere. इसका एडवांटेज क्या एडवांटेज है कि कम समय में कर सकते हो, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बस दीवार चाहिए, और कहीं भी कर सकते हो। कहीं भी जाओगे जिम करने के लिए डंबल नहीं मिलेगा, लेकिन दीवार तो मिलेगी कमरे की, बस दीवार के सहारे, जमीन के सहारे एक्सरसाइज कर लो। ये सब इसके एडवांटेज है। तो अब बताओ, क्लियर हो गया? अब आपके 3 में कितने नंबर आ रहे हैं, खुद ही बताओ कितने नंबर आ रहे हैं, बताओ क्या होगा आंसर। डन, 3 में कितने नंबर आ रहे हैं, खुद का असेसमेंट करो, खुद का असेसमेंट करो। खुद का असेसमेंट करो। तीन में कितने नंबर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं 0, मतलब आपने पढ़ा नहीं है। तो बेटा आप समझ गए आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मतलब कि बॉडी के अंदर मसल्स ताकत तो लगा रही हैं, लेकिन बाहर से देखने पे मूवमेंट नजर नहीं आएगा, मसल की लेंथ नहीं बदलती, है ना। क्योंकि जब मूवमेंट होगी तभी तो मसल की लेंथ बदलेगी, और जब मूवमेंट हो ही नहीं रही, है ना। जैसे मान लो आप कोई सामान उठा लो, सामान, है ना, झोले में कोई सामान है, उसको ऐसे उठा लो और इसे पकड़े रहो, तो ताकत तो लग रही है, लेकिन मसल में मूवमेंट नहीं हो रही है। ये सब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, ठीक है।
सर ऑड वैल्यू के लिए भी बता दीजिए बेटा, अभी बता देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये एग्जांपल हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफाइंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये 4 नंबर का है, 4 नंबर का है। पहले आप लिख लो, कॉपी में लिखना शुरू करो, पेन पेपर लेके बैठो। ये नहीं कि बस क्वेश्चन दिया सर आप बताइए हम देख लेंगे पहले बाद में। अरे नहीं, आपको कितना आता है ये मायने रखता है। मैं तो आंसर बता दूंगा, आप देख लोगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या लिखोगे कल। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करो, उसके टाइप बताओ और किसी 2 मेथड को बताओ जिससे हम फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यानी बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर का या 5 नंबर का मान सकते हो। बताओ क्या होगा। बताओ बताओ, क्लियर क्या होगा आंसर, चैट में कमेंट करो। फ्लेक्सिबिलिटी के मतलब, अरे हम कहते हैं ना बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब हम ज्यादा मूवमेंट कर पा रहे हैं। मान लो मेरा हाथ यहां तक उठ रहा है, किसी दूसरे का हाथ यहां तक उठ रहा है, मतलब उसका मूवमेंट ज्यादा, उसका रेंज ज्यादा है ना, ज्यादा एंगल में वो मूवमेंट कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, उसकी मसल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है ना। तो सिंपल सी चीज है कि हमारा जो मूवमेंट है, हमारा मूवमेंट, तो मूवमेंट का ये जो रेंज होता है, अब आप ही बताओ, मान लेते हैं ये केवल 60 डिग्री मूवमेंट हो पा रही है और दूसरे केस में 120 डिग्री मूवमेंट हो रही है, तो ये रेंज ज्यादा है ना, तो ज्यादा रेंज में मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब यहां फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। तो जहां मूवमेंट की रेंज ज्यादा वहां फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा। बात समझ में आ गई। तो अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे सर जी। अब आपने आंसर लिख लिया होगा, तो बताइए आंसर आपने क्या लिखा। क्या लिखा, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है कि रेंज ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की जो रेंज होती है वही होती है फ्लेक्सिबिलिटी। बात सही है। देखो ध्यान से, फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज रेंज ऑफ मोशन अराउंड ए ज्वाइंट, क्योंकि मूवमेंट हमेशा ज्वाइंट के अराउंड होता है। यहां कभी मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा तो यहां होगा। देखो मूवमेंट यहां हो रहा है, मैं चाहूं यहां से हाथ मोड़ लूं, नहीं मुड़ेगा, यहां से हाथ मोड़ू मुड़ जाएगा, क्योंकि यहां ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट के अराउंड हमारे मोशन का जो रेंज है या मूवमेंट ऑफ रेंज, वही आपका फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड और ग्रेटर रेंज। यानी जो भी ज्वाइंट के क्रॉस मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट का जितना ज्यादा रेंज होगा वही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बन डन, ठीक है, क्लियर। अब आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप बताओ, एक्सप्लेन इट टाइप्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी के क्या टाइप हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के ये टाइप्स हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये 2 टाइप हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। फिर एक्टिव में फिर 2 आते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, यानी एक रेस्ट कंडीशन पे और एक मूवमेंट करते समय। क्लियर। तो ये 2 टाइप लिखना था आपको, बस लिखना था, एक्सप्लेन करना था, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ 2, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर। डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इनको आप एक्सप्लेन करना चाहो एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। पैसिव में क्या करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, और एक्टिव में सपोर्ट नहीं लेते, है ना। अगर मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूं, फ्लेक्सिबिलिटी मैं खुद से कर रहा हूं, सपोर्ट नहीं ले रहा, है ना, तो ये एक्टिव है। और पैसिव में सपोर्ट लेकर करते हैं, चाहे किसी दूसरे पर्सन की सपोर्ट ले या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सपोर्ट ले। डन। तो ये तो हो गया, तो टाइप भी हमने बता दिया। अब हमको क्या लिखना था, टू मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। 2 मेथड बताइए जिससे फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का तरीका क्या है, स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग के जो टाइप्स थे उन्हीं में से 2 टाइप लिख देना था। तो मैंने कौन सा 2 टाइप दे दिया, एक स्लो स्ट्रेचिंग और एक बैलिस्टिक मेथड। तो स्लो स्ट्रेचिंग कैसे हेल्पफुल होती है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वे टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इज स्ट्रेचिंग द मसल्स अराउंड द जॉइंट स्लोली। The key point to know that here is the stretching should be slow and without any jerky movement.
यानी जिस ज्वाइंट के क्रॉस मुझे मूवमेंट करना है वहां मैं धीरे धीरे क्या करूं, मूवमेंट करूं, और ये बार बार करूं तो धीरे धीरे मसल्स क्या होती है, खिंचने लगती है और फ्लेक्सिबल हो जाती है मसल। तो इस टाइप की स्ट्रेचिंग को हम कहते हैं स्लो स्ट्रेचिंग। तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का पहला तरीका है स्लो स्ट्रेचिंग, जिसमें हम धीरे धीरे, नाम से पता चल रहा है, हम बिना कोई एफर्ट लगाए, मतलब बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं लगाते, मसल्स पे बहुत ज्यादा लोड नहीं रखते हैं और धीरे धीरे हम स्ट्रेच करते हैं। और बैलिस्टिक मेथड अगला क्या है, इससे भी, बैलिस्टिक मेथड से भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो दिस फॉर्म से स्ट्रेचिंग यूजेस बॉडी मूवमेंट, यानी बॉडी की मूवमेंट से, अगर मेरा हाथ झूल रहा है तो बॉडी, इस हाथ में क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम का सहारा लेके मैं अपने हाथ को बहुत दूर तक ले जाऊं, है ना। तो ये होता है बैलिस्टिक मेथड, और इससे भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है ना। बात समझ में आ गई। तो ये दो तरीके मुझसे पूछे गए थे, इन दो तरीकों से मैं फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकता हूं। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है इसका भी आंसर दे दिया, कितने टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये भी बता दिया, और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के दो मेथड पूछा था वो भी बता दिया, स्लो स्ट्रेचिंग और बैलिस्टिक मेथड। आप कोई दूसरा भी बता सकते थे, आप पीएनएफ भी बता सकते थे, पीएनएफ भी एक मेथड है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन का आंसर कर लिया। अब आप बताइए क्वेश्चन कितने नंबर का था, क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का था, तो आपको कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं बताओ, कितने आ रहे हैं। बॉबी कह रहे हैं कल लास्ट पेपर था, फिर कंपार्टमेंट देना है। पेपर मत दो, कंपार्टमेंट देने के लिए थोड़ी पेपर दे रहे बेटा। जसरत खान कह रहे सर चैप्टर समझे नहीं तो कोई बात तो नहीं है। नहीं नहीं बेटा, मेरा सुबह वाला सेशन या कल वाला सेशन देख लो, चैप्टर एक बार पढ़ लो। एमसीक्यू सुबह कराया था, शाम वाले सेशन में दोबारा कराएंगे। डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बच्चों का रिस्पांस आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 5 में 3, कुछ 4 में 4 कह रहे हैं। मतलब बच्चों को समझ में आ गया कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे, है ना। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये दो टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का तरीका स्ट्रेचिंग, स्लो स्ट्रेचिंग, बैलिस्टिक मेथड, पीएनएफ मेथड, यही सब लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स टाइप। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आया है, कई बार पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन। तो मान लेते हैं ये 3 नंबर का है, बताइए क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे। वाटर कार्बोहाइड्रेट, स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन चैप्टर का है, सिंपल सी चीज है। पहली बात आप ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक। मुझे लाइव चैट में आपका रिस्पांस मिलना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बताओ बताओ। क्या होगा आंसर, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक। अरे भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैसे, कार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। तो कार्बन से बने हुए कंपाउंड को ऑर्गेनिक ही कंपाउंड में काउंट करते हैं ना, ऑर्गेनिक है। अब ये बताइए, ठीक है, देखो डिफिनीशन कैसे बनाना है नहीं भी आता है, लेकिन मेन पॉइंट कवर है तो आप डिफिनीशन खुद बना लोगे। अब आप ये बताओ कि कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है। कल पढ़ाया था आपको, मैक्रो है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बताओ क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी ज्यादा अमाउंट में खाते हैं इसको कि कम अमाउंट में है तो न्यूट्रिएंट। प्रोटीन, फैट, लिपिड, मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। लेकिन न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं, मैक्रो, माइक्रो। जो ज्यादा अमाउंट में हम न्यूट्रिएंट खाते हैं वो मैक्रो होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैक्रो है, बिल्कुल सही, मैक्रो है, ठीक है। और क्या देता है, एनर्जी देता है। तो बस आपकी डिफिनीशन बन गई कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं
जो हमारे बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरह यूज किए जाते हैं और हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। कितना एनर्जी देते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। हो गया आपकी डिफिनीशन तैयार। बस हमको मेन पॉइंट्स याद था, सबको जोड़कर डिफिनीशन बना दी कि कार्बोहाइड्रेट आर organic compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen, and it is used as a macronutrient in our body and it gives energy to our body। और कितनी एनर्जी, 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। डन, बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना तो हो गया आपका आंसर। लेकिन अभी इसके अलग अलग टाइप को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप को एक्सप्लेन करना था। तो कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग टाइप क्या हैं? अलग अलग टाइप है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जब आप लोग ग्लूकोज का नाम सुनते हो, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है। फलों में कौन सा शुगर होता है? फलों में, फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज भी आपका क्या है? मोनोसैकेराइड है। लेकिन जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो क्या बनता है? डाइसैकेराइड बनता है। तो अगर मैं बात करूं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो जो डाइसैकेराइड बनेगा वो है सुक्रोज। तो अगर पूछा जाए सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। और जब बहुत सारे हजारों लाखों मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो बनता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब बहुत सारे। तो यहां एग्जांपल आता है आपका स्टार्च का, सेलुलोज का। नाम सुना है आप लोगों ने? तो स्टार्च, सेलुलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड है। फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, लेकिन सुक्रोज डाइसैकेराइड है। तो यही कार्बोहाइड्रेट के क्या हो गए? 3 टाइप हो गए। डन डन, बस ये लिखना था। बताइए कितने नंबर आ रहे हैं आपके? कितने नंबर आ रहे हैं? लिख लिया? लिख लिया? तो कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन भी हो गई और उसके टाइप्स भी हो गए। क्लियर? बताइए अब आप 3 में कितने नंबर मिल रहे हैं? 3 में कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया? लैक्टोज डाइसैकेराइड है। लैक्टोज डाइसैकेराइड है। डन, बहुत बढ़िया। 3 में 3, 3 में 3, बहुत बढ़िया। सक्षम रहेजा, देव जांगरा, शिवांगी, आदित्य तिवारी, दीपिका मिश्रा, देवव्रत पांडे, अक्षिता जैन, बहुत बढ़िया। आदित्य, तमन्ना धवन, जसरत खान, सिमरजीत सिंह, सचिन सिंह, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे चला जाए तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ फैट कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है? कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी, तो फैट कितना प्रोड्यूस करता है? बताओ बताओ, मुझे लाइव चैट में रिस्पॉन्स चाहिए। फैट कितना प्रोड्यूस करता है? फैट प्रोड्यूस करता है आपका 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो इसका मतलब सर फैट तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हाँ, लेकिन फैट हम बहुत ज्यादा नहीं खा सकते क्योंकि पचाना भी तो है। तो पचेगा ही नहीं तो एनर्जी कैसे देगा? हाँ, ज्यादा एनर्जी देता है लेकिन पचने पे, डाइजेस्ट होने पे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना आसान है, तो हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इसलिए खाते हैं क्योंकि वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी तुरंत दे देता है। जब तक हम ये 9 किलो कैलोरी का वेट करेंगे तब तक इससे बहुत ज्यादा कैलोरी मिल जाएगी। इसीलिए हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, फैट कम होता है। अरे दाल रोटी चावल लेते हो, घी कितना लेते हो? 1 चम्मच, तो फैट कम खाते हैं। डन, चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और पूछ लूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी गिविंग फूड में किसको रखोगे, बॉडी बिल्डिंग फूड में किसको रखोगे, तो आपका आंसर क्या होगा? फूड की अलग अलग कैटेगरी होती है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड जो एनर्जी देते हैं वो कौन है? वो है आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन होता है? प्रोटीन,
प्रोटीन चाहिए। जिम जाने वाले क्या करते हैं, प्रोटीन ही तो खाते हैं, उबला अंडा खाते हैं, उबले अंडे में भी व्हाइट वाला खाते हैं, येलो वाला निकाल देते हैं क्योंकि येलो वाले में फैट होता है, उनको प्रोटीन चाहिए। चना खाते हैं, मूंग खाते हैं, स्प्राउट्स, क्यों, प्रोटीन का सोर्स है। चिकन खाते हैं, बॉइल्ड चिकन, क्यों, प्रोटीन का सोर्स है। तो जिसको मसल बनाना है, जिसको मान लो ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी आया था कि अगर कोई वेट लिफ्टर है तो उसकी डाइट बताइए क्या खाएगा वो, तो वेट लिफ्टर उसको अपनी बॉडी बनानी है, मसल्स स्ट्रांग करना है, तो मसल्स को ग्रो करने के लिए उसे प्रोटीन खाना पड़ेगा, तो वो बॉडी बिल्डिंग फूड खाएगा, ठीक है। और प्रोटेक्टिव फूड में आता है आपका विटामिन, जो हमको बीमारियों से बचाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे कोई बोल रहा है यहाँ, नयन पाटिल कह रहे सप्लीमेंट, अरे बेटा सप्लीमेंट की बात नहीं हो रही है ना, मतलब सप्लीमेंट खा के बॉडी बनाओगे। चलो अब आप पहले, ये केस बेस्ड है, आपके लिए केस बेस्ड भी लाया हूं। आप पहले इस टेबल को, मतलब इस फिक्चर को देख लो, है ना, किसी टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज किया गया है उसका ये पूरा फिक्चर है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, चलो बताइए क्या होगा, पढ़ लो अच्छे से। देख लिया, यहां आप देखने से लग रहा है कि अपर हाफ में कितनी टीमें हैं, 10, लोअर हाफ में कितनी टीमें हैं, 11 से लेके 19 तक, यानी 9 टीमें हैं, 3 3 6 3 9, तो अपर हाफ में 10 टीमें, लोअर हाफ में 9 टीमें, टोटल कितनी, 19 टीमें हैं। और कितने राउंड में मैच हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 राउंड में मैच हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ राउंड हम कैसे पता करते हैं, 2 की पावर n से। तो अगर 19 टीमें हैं तो 19 से बड़ा नंबर जो है वो क्या होगा, बताइए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, है ना, क्लियर। तो ये हो गया 2 4 8 16 और 2 की पावर 5 32, तो यानी 2 की पावर n कितना है, 5, तो 5 राउंड मैच होंगे। देख लिया, पढ़ लिया। अब क्वेश्चन लाता हूं, पहला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ अबव गिवन फिक्चर, ये जो आपने डायग्राम देखा फिक्चर का, उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन सेकेंड राउंड आर, सेकेंड राउंड में कितने मैच हो रहे हैं बताओ, सभी लोग आंसर दो, सभी लोग आंसर दो, सेकेंड राउंड में कितने मैच हो रहे हैं, 5 राउंड होगा मैच, मैच 5 राउंड चलेगा, तो सेकेंड राउंड में कितने मैच हो रहे हैं, तो सेकेंड राउंड में जरा देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हो। यहां मैं क्या फिल करूं, यहां मैं क्या लिखूं, 8 8 8 बच्चे कह रहे हैं। देखो ये आपका फर्स्ट राउंड है, ये आपका सेकेंड राउंड है, तो सेकेंड राउंड में कितने मैच हुए, तो जरा काउंट कर लेते हैं, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5 6 7 8, 8 मैच होंगे, क्योंकि 2 टीमों के बीच में 1 मैच होगा ना, तो इन 2 टीमों के बीच में 1 मैच, ये सेकेंड राउंड है, 1 मैच, 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर होगा क्या, 8 होगा। बिल्कुल सही पकड़ा है। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि थर्ड राउंड में कितने मैच हो रहे हैं, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, तो थर्ड राउंड में 4 हो जाता, ठीक है। चलिए, बात तो समझ में आ गई सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है पढ़ने में। अब अगला क्वेश्चन लीजिए, मजा आ रहा है तो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो इस डायग्राम को देखकर बताइए कि टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। तो पहले टूर्नामेंट पहचानो कि यहां कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है, क्या ये आपका नॉकआउट है कि लीग है, बताइए, नॉकआउट है कि लीग है। अभिजीत कुमार मैं बोल दूंगा बेटा, पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया है। बिल्कुल ये नॉकआउट है ना, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैच कैसे निकालते हैं, n-1 से, तो n मतलब नंबर ऑफ टीम्स, तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 19 टीमें हैं, तो कितने मैच होंगे, 18 मैच होंगे, है ना।
क्लियर? हाँ बिल्कुल सही, 18 मैच होंगे, लेकिन हमसे नंबर ऑफ मैच नहीं पूछा है, हमसे फॉर्मूला पूछा है। व्हाट इज द फॉर्मूला? तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहां n-1, है ना, n-1। डन। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है? द फोर्थ राउंड इन दिस केस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, यहां जो फोर्थ राउंड है उसे क्या भी कह सकते हैं बताओ? इस नॉकआउट टूर्नामेंट में जो फोर्थ राउंड है, फोर्थ राउंड मतलब ये, इसे हम क्या भी कह सकते हैं। तो यहां क्या देख रहे हो, फोर्थ राउंड में ये दो टीमें और ये दो टीमें, टोटल कितनी टीमें? 4 टीमें। और 4 टीमें होती हैं, और 4 टीमों में जब मैच होता है तो दो दो टीमों के बीच में मैच होता है, मतलब सेमीफाइनल। और फिर जो टीम जीतती है वो फाइनल खेलती है, जो फाइनल जीतेगी वो विनर होगी। तो ये एक तरीके से क्या है, सेमीफाइनल है ना। तो यहां मेरा आंसर क्या होगा? द फोर्थ राउंड इन दिस केस कैन बी कॉल्ड एज सेमीफाइनल। डन। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है, सेमीफाइनल होगा। जबरदस्त, शानदार, जोरदार। ठीक है। फिर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ बाइज? नंबर ऑफ बाइज को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? सिंपल सी बात है, नॉकआउट टूर्नामेंट में नंबर ऑफ बाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? तो हमने ये देखा कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, जरा यहां देखो। तो यहां कितनी टीमें हैं? अपर हाफ में 10 टीमें, लोअर हाफ में 9 टीमें। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 19, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 19। तो नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालेंगे? अब आपने क्या देखा कि ये 19 जो है वो 2 के मल्टीपल में तो नहीं है। तो नंबर ऑफ बाइज निकालने का फॉर्मूला क्या है? 19 से पहली वैल्यू जो बड़ी भी हो 19 से, और जो 2 की पावर n में भी आती हो, वो क्या है? 32। तो 32 में से 19 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? यानी 2 की पावर n कितना हो जाएगा? 5 माइनस 19, है ना। और इस फॉर्मूले से यानी 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो आपका 19 है तो 32, 9 3 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 2 की पावर n माइनस 1 नहीं करेंगे, 2 की पावर n माइनस 19 करेंगे, है ना। 32 माइनस 19 करेंगे, नंबर ऑफ बाइज आ जाएगा कितना? 13। डन। बिल्कुल। तो ये हमारे डी पार्ट का आंसर हो गया। ए बी सी डी, और डी में ऑप्शन भी था, चाहे ये करो चाहे ये करो। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? जो 2 की पावर होता है, 2 की पावर होता है, वही नंबर ऑफ राउंड बताता है। जैसे यहां नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी? नंबर ऑफ टीम्स 19। तो अगर ये 19 है तो मुझे क्या करना होगा? अगला बड़ा नंबर जो 2 की मल्टीपल में आता हो, 2 के पावर में आता हो। तो 19 से बड़ा नंबर जो 2 के पावर में आता है वो है 32, और 32 को मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूं? 5। तो ये जो पावर है, यही पावर क्या बनाता है? नंबर ऑफ राउंड बताता है। क्या बताता है? नंबर ऑफ राउंड। तो यहां कितने राउंड मैच होंगे? 5 राउंड मैच होंगे। और आप फिक्सचर से भी देख रहे हो कितने राउंड मैच हो रहा है? 1 2 3 4 5 राउंड हो रहा है। नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड मैच होंगे? 5 राउंड होंगे। तो जो 2 की पावर होती है वही पावर नंबर ऑफ राउंड बताती है। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं सर बहुत स्लो चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट करिए। बेटा समझो, फास्ट के चक्कर में गाड़ी रुक जाएगी, लॉस हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की मदद से आप किसी भी 2 सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को एक्सप्लेन कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, मतलब इसको मान सकते हैं 4 नंबर का। बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। बताओ क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अरे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू मतलब
हमारी मसल्स में, लिगामेंट या टेंडन में हमें चोट लग जाए तो वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बहुत टाइप की होती है, एब्रेजन भी है, कॉन्ट्यूजन भी है, लेसरेशन भी है, स्ट्रेन है, स्प्रेन है, इंसीजन है। अब इसमें से कोई भी दो टाइप आपको लिख देना था, कोई भी दो टाइप, और लिखकर एक्सप्लेन कर देना था, एग्जाम्पल दे देना था, है ना। तो मान लो मैंने लिख दिया दो टाइप, कौन कौन सा मैंने लिखा, एक पहला एब्रेजन। एब्रेजन मतलब सबसे ज्यादा जो चोट हमको लगती है वो यही लगती है। पता चला जा रहे थे, किसी ने ढकेल दिया, गिर गए, और वहां जो कंकड़ रखे थे, है ना, कंकड़ रह लो, पत्थर के टुकड़े, उनसे हमारा कट गया, रगड़ खा गया, या जमीन पे ऐसे गिर गए दौड़ते दौड़ते, पता चला छिल गया, जिसको कहते हैं ना छिल गया, तो उसका मतलब ही एब्रेजन है। ऊपर की लेयर एपिडर्मिस छिल जाती है और ऐसा लगता है कि खरोच आ गई है, बस वही है एब्रेजन। क्लियर? तो एब्रेजन इंजरी इज मोस्ट कॉमनली अकर ड्यू टू मूविंग कॉन्टेक्ट विथ ए रफ सरफेस। हमारी स्किन का किसी रफ सरफेस के कांटेक्ट के आने के कारण ये इंजरी होती है, और इसके कारण जो हमारी ऊपर स्किन की सुपरफिशियल लेयर है एपिडर्मिस की, वो क्या होती है, वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, रब होने की वजह से रिमूव हो जाती है, यही होता है एब्रेजन। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर हम लोग बचपन में घुटनों में बहुत चोट लगी, पैर में, हाथ में, है ना, लगी कि नहीं? डन डन डन, समझ में आई? चलो, और क्या लिखेंगे? और कोई भी लिख सकते थे आप, हो सकता है आपने किसी और दो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में लिखा हो, किसी भी दो लिखना था, मैंने दो लिखा, कौन कौन से, एब्रेजन और स्ट्रेन के बारे में लिखा। तो स्ट्रेन कहां होता है? स्ट्रेन होता है टेंडन में। टेंडन किसको जोड़ता है? टेंडन हड्डियों को, बोन को मसल से जोड़ता है। तो अगर हम टेंडन का ज्यादा ओवर यूज करेंगे, टेंडन को ज्यादा खींचेंगे, टेंडन से ज्यादा काम लेंगे, तो हो सकता है कि हमारा टेंडन क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, टेंडन फट जाए। और टेंडन टूट जाने की वजह से जो हमें मोच आएगी, जिसे हम कहते हैं, वही स्ट्रेन है ना। क्लियर? तो एक्सेस स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स और टेंडन, हमारे टेंडन या मसल्स के ज्यादा स्ट्रेच होने से, ट्विस्ट होने से, ओवर यूज करने से हमारे मसल या टेंडन में जो इंजरी आती है उसे स्ट्रेन कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है राइस ट्रीटमेंट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। ये आपका राइस ट्रीटमेंट से सही होता है। अक्सर आपने देखा होगा, हमको मोच आती है तो हम क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं ना, हम लोग बैंडेज करते हैं, बस वही है। डन? अब बताओ कितने नंबर आ रहे हैं? 4 नंबर में कितने नंबर आ रहे हैं, खुद ही बताओ। 4 में कितने नंबर आ रहे हैं? अरे खुद का असेसमेंट करो। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। डन डन डन, चला जाए आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ने अपना असेसमेंट किया। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज हॉस्टाइल एग्रेशन? एक्सप्लेन। अगर आपने वीडियो गेम्स खेला होगा, है ना, पबजी टाइप, जिसमें मारते हैं, गोली चलाते हैं, तो उसमें कई बार अंदर से आवाज आती है वीडियो गेम में, द कंडीशन इज हॉस्टाइल, द कंडीशन इज हॉस्टाइल, प्लीज स्टॉप। हॉस्टाइल मतलब क्या? निगेटिव, है ना। अगर 10 लोग मुझे मारने आ रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा कि अगल बगल का जो जगह है मेरे लिए, अगल बगल का एटमॉस्फेयर मेरे लिए हॉस्टाइल हो गया है। तो स्पोर्ट्स खेलते समय अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग अपने ओपोनेंट को एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, तू क्या जीतेगा, है ना, तो वो एग्रेशन आता है। अब एग्रेशन कई टाइप का आता है। हॉस्टाइल एग्रेशन मतलब हम सामने वाले को वर्बली नहीं, हम उसे फिजिकली नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो हुआ मुंह से बोल दिया, है ना, कई बार मुंह से लोग गाली दे देते हैं, कई बार मुंह से कुछ बोल देते हैं बुरा सुरा, वो एग्रेशन अलग है। लेकिन अगर मैं किसी को धक्का दे दूं, है ना, मैं क्रिकेटर हूं, मैं बैट खेल रहा था, अचानक रन लेते लेते मैं बैट किसी को मार दूं, तो किसी सामने वाले ओपोनेंट को जब मैं फिजिकली हार्म करता हूं, ठीक है, तो ये बिहेवियर ही हॉस्टाइल एग्रेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई? हार्दिक कह रहे हैं सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज बाई? बाई का मतलब
आपको बिना कोई मैच खिलाए हम बोल देंगे जाओ सीधे फाइनल में जाओ, सीधे फाइनल में एंट्री। बाकी टीमें क्या कर रही हैं, कई बार जीतने के बाद फाइनल में पहुंची, आपको सीधे फाइनल में एंट्री मिल गया। तो यही है बाई, मतलब बिना मैच खेले अगले राउंड में एंट्री मिल जाना, ठीक है, ये बाई होता है। तो हॉस्टाइल एग्रेशन समझ में आ गया। तो मैच जीतने के लिए नहीं, कोई रिवार्ड पाने के लिए नहीं, ओपोनेंट टीम पर अपना दबदबा दिखाने के लिए, अगर ओपोनेंट टीम को हम फिजिकली हार्म पहुंचाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, यही होता है हॉस्टाइल एग्रेशन। देखो आइस हॉकी खेल रहे थे, खेलते खेलते आइस हॉकी क्या करने लगे, बॉक्सिंग करने लगे, पहलवानी करने लगे। मैच कुछ और चल रहा था और खेलने लगे कुछ और। ये पक्का दंगल मूवी देखकर आए थे, सोचे छोड़ो यार आइस हॉकी कौन खेलेगा, आओ ओपोनेंट को ही दो मुक्का मार लेते हैं। तो ये एग्रेशन बिहेवियर है, ये हॉस्टाइल एग्रेशन है। आप फिजिकली हार्म कर रहे हो, सामने वाले का मुंह नाक तोड़ोगे, मुंह फोड़ोगे, तो ये बिहेवियर नहीं चलेगा, ठीक है, आपको बैन भी किया जा सकता है। आपने अभी एक मूवी आई थी लाइगर, लाइगर मूवी में जो हीरो था विजय देवरकोंडा, उसने माइक टाइसन को के जैसा बनना चाहा था। माइक टाइसन बहुत बड़ा बॉक्सर है, बहुत बड़ा, अब तो रिटायर हो गया। माइक टाइसन ने एक बार बॉक्सिंग करते हुए मैच में सामने वाले ओपोनेंट टीम का कान खा लिया था, कान काट के अलग कर दिया था। यही है हॉस्टाइल एग्रेशन। बात समझ में आई? कहानी अच्छी लगी तो आप समझ गए होंगे। तो द टर्म हॉस्टाइल रेफर्स टू बीइंग अपोज्ड, देयरफॉर हॉस्टाइल एग्रेशन रेफर्स टू वायलेंट एंड एंग्री बिहेवियर। वायलेंट, दो चीजें याद रखना, हॉस्टाइल एग्रेशन में वायलेंट और एंग्री बिहेवियर होता है किसी प्लेयर का, और वो प्लेयर सामने वाले प्लेयर को हार्म पहुंचाता है, फिजिकली हार्म पहुंचाता है, यही उसका प्राइमरी गोल होता है, ठीक है। और वो अंदर से इमोशनली सामने वाले पर एकदम गुस्सा रहता है और सोचता है कि किसी तरीके से मेरे हाथों में आ जाए तो मैं इसे तोड़ फाड़ दूं। बस यही एग्रेशन जो है वो आपका क्या है, हॉस्टाइल एग्रेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। अब आप बताओ हॉस्टाइल एग्रेशन क्या आपको टॉपिक पढ़ा हुआ था? नहीं पढ़ा हुआ था तो अब पढ़ लिया आपने, बिल्कुल समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। सर 19 में 13 बाई कैसे हुए? लो 13 कैसे हुए? बिल्कुल होंगे। डन। 32 में से 19 घटाओगे तो क्या आएगा? 13 ही तो आएगा, तो 13 ही तो बाइज होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिस्ट डाउन एनी 4 कमिटीज वर्किंग ड्यूरिंग ए कंडक्ट ऑफ ए कंपटीशन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन देयर रोल। किसी टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी होती है उसके सभी टाइप्स के नाम बताइए और उन्हें एक्सप्लेन कीजिए कि उनका काम क्या होता है। बताओ, मतलब क्या लिखना होगा इस क्वेश्चन में? बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का है ना। कितने नंबर का? 5 नंबर का। सीडिंग क्या होता है? सीडिंग का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आप स्ट्रॉन्ग टीमों को जल्दी ना निकलने दो, उनको मजबूर करो कि वो एंड तक खेले ताकि टूर्नामेंट में एक्साइटमेंट बना रहे, यही होता है सीडिंग। अब आप ही बताओ, आपने चेन्नई सुपर किंग स्ट्रॉन्ग टीमों को एक ग्रुप में रख दिया और कमजोर टीमों को एक ग्रुप में रख दिया, तो इससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग टीमें तो आपस में लड़कर कुछ हार जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, बचेंगी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग टीमें, तो इससे एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा ना। तो आप क्या करोगे? आप दोनों ग्रुप में बराबर रखोगे, कुछ टीमें हार्ड कुछ टीमें वीक, ताकि कंपटीशन बराबर लेवल का हो, तभी तो एंड तक मजा आएगा। तो यही होता है सीडिंग। क्या होगा? कौन कौन सी कमिटी है? तो आपको पता है ऑर्गेनाइजिंग कमिटी 4 कमिटियों से मिलकर बनी होती है, टेक्निकल कमिटी, फाइनेंस कमिटी, मार्केटिंग कमिटी, लॉजिस्टिक कमिटी। ये 4 कमिटियों के बारे में ही लिखना है, इनका फंक्शन जो लिख देगा पूरे के पूरे 5 नंबर लेकर आएगा।
तो चलो लिखो, फिर मैं बताता हूं सबका इंडिविजुअल काम। बताओ क्या होगा। सबसे पहले टेक्निकल कमिटी के बारे में आ जाते हैं। तो टेक्निकल कमिटी क्या करेगी? टेक्निकल कमिटी सबसे पहले तो जो टूर्नामेंट होने वाला है, उस टूर्नामेंट में किन किन चीजों की जरूरत है। मान लो क्रिकेट होने वाला है तो बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट चाहिए। तो इन आइटम्स को क्या करेगी? परचेज करने का कोशिश करेगी, मतलब उसको इक्विपमेंट्स को अरेंज करना, ये इसका मेन काम है ना। तो इसका मेन काम है टू परचेज इक्विपमेंट, टू परचेज इक्विपमेंट। फिर जितने भी पार्टिसिपेटिंग टीम है टूर्नामेंट में, जैसे मान लो किसी टूर्नामेंट में, क्रिकेट का टूर्नामेंट, इंडिया भी, अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड भी, सभी खेलने वाला, तो सभी को इनविटेशन भेजना पड़ेगा कि आप इनवाइटेड हैं, आइए टूर्नामेंट खेलिए। तो टीमों को इनविटेशन भेजना। फिर कंफर्मेशन फ्रॉम द ऑफिशियल्स टू कंडक्ट स्पोर्ट्स इवेंट। जो भी ऑफिशियल है, जैसे इंडिया में इवेंट हो रहा है तो बीसीसीआई कंफर्म करेगा तभी तो मैच होगा। तो ये सब बीसीसीआई का अगर मान लो कमिटी है तो उसके अंदर जो टेक्निकल कमिटी है वो काम करेगी। फील्ड को साफ करना, फील्ड को अरेंज करना ताकि मैच हो सके, ये सब काम टेक्निकल कमिटी का है। ठीक है, बात समझ में आई। और फिर क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ द फील्ड, मैच के पहले फील्ड को क्लीन करना और मैच के बाद जो गंदगी होगी उसको दोबारा से क्लियर करना, ये सब फील्ड पे टेक्निकल कमिटी का काम है। स्कोर शीट बनाना है ना, प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट बनाना। फिर आपका मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड, प्लेसिंग ऑल द इक्विपमेंट बैक टू स्टोर, जो जो इक्विपमेंट, बैट, बॉल, स्टंप जो लगा था उसको वापस स्टोर पे रखना, ये सब टेक्निकल कमिटी का काम है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक कमिटी का काम क्या है? लॉजिस्टिक मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। तो टेक्निकल कमिटी क्या करेगी? इक्विपमेंट खरीदने खुद नहीं जाएगी, वो बोलेगी लॉजिस्टिक कमिटी को कि जाओ दुकान से बैट खरीद के लाओ, स्टंप खरीद के लाओ। तो लॉजिस्टिक कमिटी का काम है इक्विपमेंट्स को टेक्निकल कमिटी तक ला के देना ताकि इवेंट कंडक्ट हो सके। ठीक है, फिर और क्या? फिर जो भी गेस्ट हैं, गेस्ट इनवाइटेड हैं तो उनको बैठने के लिए टेबल चेयर चाहिए, तो उसका अरेंजमेंट करना। ठीक है, फिर साउंड इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करना, बुके का अरेंजमेंट करना। क्लियर, बात समझ में आ गई। और फिर फर्स्ट एड किट का अरेंजमेंट करना। भैया मैच हो रहा है, चोट तो लग सकती है, तो फर्स्ट एड किट को मैनेजमेंट करना, उसको रखना ग्राउंड पे कि किसी को चोट लगेगी तो फर्स्ट एड किट से दवा दी जाएगी। तो फर्स्ट एड किट को भी मैनेज करने का काम लॉजिस्टिक कमिटी करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, फिर आपका आता है हैंडलिंग ओवर द मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम प्लेस ऑफ स्टे टू द फील्ड एंड बैक। यानी कि अब जैसे आपके स्कूल में मैच हो रहा है तो आपके शहर में बहुत सारे स्कूल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन बच्चों को उनके घर से या स्कूल से आपके स्कूल में ले आना, फिर यहां से उनको वापस छोड़ना, ये सब काम ट्रांसपोर्टेशन का, ये भी लॉजिस्टिक कमिटी का होता है। डन। सर प्री और पोस्ट लिखना जरूरी है क्या? हाँ लिखो, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो लिखना। क्लियर, बात समझ में आ गई। फिर आगे चलते हैं, फाइनेंस कमिटी का काम क्या है? फाइनेंस कमिटी का काम, सबसे पहला काम बजट बनाना, टूर्नामेंट में कितना पैसा खर्च होगा बजट बनाना। फिर उस बजट का अप्रूवल लेना, किससे? ऑफिशियल से, क्योंकि जो पैसा पास करेगा, साइन करेगा, तभी तो पैसा पास होगा, तभी तो पैसा यूज कर सकते हैं, नहीं तो परमिशन नहीं है खर्च करने की तो आप पैसा कहां से निकालोगे? तो बजट बनाना सबसे पहले टूर्नामेंट का। फिर स्पॉन्सर की खोज करना कि कौन कौन हमारे टूर्नामेंट में स्पॉन्सर के तौर पे यूज हो सकते हैं, स्पॉन्सर का पता लगाना, ये सब फाइनेंस कमिटी का काम है। फिर और क्या करती है फाइनेंस कमिटी? बिल सेटल करती है, सेटलमेंट ऑफ बिल एंड अकाउंट्स एंड प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल रिपोर्ट। बिल सेटल करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट को क्या करना? तैयार करना, ये सब काम, यानी पैसों से रिलेटेड जो भी काम है, पैसा, बिल, अकाउंट, वो सब फाइनेंस कमिटी देखती है। मार्केटिंग कमिटी मार्केटिंग करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है कि हमारे टूर्नामेंट का बैनर कहां लगेगा, हम कहां कहां उसका अखबार में
एडवर्टाइजमेंट देंगे, फेसबुक पे देंगे, यूट्यूब पे देंगे, कहां कहां उसका देंगे एडवर्टाइजमेंट, ये सब मार्केटिंग कमेटी डिसाइड करती है। ठीक है, पब्लिसिटी कमेटी नहीं। जब उसे मार्केटिंग कमेटी कहते हैं तो उसे पब्लिसिटी कमेटी क्यों बोल रहे हो? गलत है, नंबर कट जाएगा। डन डन डन, बात समझ में आ गई? तो ये इतना बड़ा आंसर था, बहुत जरूरी है। कुल मिला के मार्केटिंग कमेटी का काम है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना, फैलाना बात को कि भाई हमारे यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है ना, अखबार में दे दिया नाम, फेसबुक पे नाम दे दिया, होर्डिंग लगा दिया। आपने देखा होगा लोग पोस्टर लगाते हैं ना, जैसे पिक्चर आने वाली है तो सिनेमा हॉल में पोस्टर लग जाता है, उसी तरह पोस्टर लगाना पेड़ों पर, बिजली के खंभों में, ये सब काम कौन करता है? मार्केटिंग कमेटी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट डाउन एनी 3 शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे इफेक्ट के बारे में आपको बताना है। कौन से इफेक्ट? 3 इफेक्ट बताने हैं, 3 शॉर्ट टर्म इफेक्ट और 3 लॉन्ग टर्म इफेक्ट। 3 शॉर्ट टर्म एंड 3 लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि 2 इफेक्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। तो एक्सरसाइज का हमारे मसल्स पे लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट होता है और शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी होता है। आगे चल के लॉन्ग समय में क्या उसका असर दिखेगा, तो ये सब चीजें आपको बतानी है। बताओ क्या लिखोगे? ये मान लो ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। देखते हैं इस क्वेश्चन में आप लोग क्या लिखते हो। देखो, फिजिकल एजुकेशन में आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे चलेगा, लेकिन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ये बात तो कॉमन ही है। ये तो आप लिख ही सकते थे, कुछ भी नहीं पता हो तो इतना तो लिख ही सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। मसल्स हमारी, हाँ मसल्स क्या होती है? मसल टोन होती है, मसल का साइज बढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आप लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा है मैं वो बताता हूं, आंसर चेक कर लेना। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट बता रहा हूं। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट में आता है आपका इंक्रीज ब्लड सप्लाई। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स में ज्यादा ब्लड फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी की डिमांड बढ़ गई। एनर्जी कहां से आता है? रिस्पिरेशन प्रोसेस से, और रिस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां है? ब्लड में। तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड मसल्स तक जाएगा, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, तो रिस्पिरेशन ज्यादा होगा, तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और तब वो ज्यादा एनर्जी हम एक्सरसाइज में यूज कर पाएंगे। तो पहला आंसर है कि हमारी ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है मसल्स में, है ना। इसीलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका कभी चेहरा देखना शाइन करता है, चेहरे पे एकदम हल्का सा एकदम, जिसको कहते हैं ना शाइन होता है, जिसको चेहरे पे चमक होती है, वो इसीलिए ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, चेहरा लाल दिखता है। अभी आप एक्सरसाइज कर लो लगातार 1 घंटा, देखो चेहरा लाल हो जाएगा, है ना, ब्लड सप्लाई बढ़ने से। और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा आपकी मसल्स क्या होती है? स्ट्रेच होती है, और स्ट्रेचिंग से मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, फिर एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टेट, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो ज्यादा तो आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड आपके मसल्स को थका देता है। तो ये भी तो एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। तो मसल्स रिक्वायर ऑक्सीजन, लेकिन अगर ब्लड सप्लाई एप्रोप्रिएट नहीं है तो इट्स लीड टू द एनारोबिक रिस्पिरेशन इन मसल्स, और मसल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन शुरू हो जाता है, तो उसके कारण लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे मसल्स थक जाती हैं। तो मसल्स के थकान के पीछे कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का बनना। तो ये सब शॉर्ट टर्म इफेक्ट था। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? लंबे समय का इफेक्ट। तो लंबे समय का इफेक्ट है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मान लो कई सालों से एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमारी मसल्स जो है, आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मान लो डंबल कर रहा हूं तो ये मसल है तेरी की, ये बाइसेप्स बन गए, तेरी की 26 इंच का बाइसेप्स। क्यों बन गए? क्योंकि
एक्सरसाइज करते करते लंबे समय तक मसल्स का साइज बढ़ जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो मसल्स का साइज बढ़ेगा तो एक मसल थोड़ी है, बहुत सारी मसल्स है। तो आपका बाइसेप चौड़ा हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि मसल्स का साइज ग्रो हो जाता है, और इसी को कहते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स का मतलब मसल्स के साइज का बढ़ जाना, मसल्स के फाइबर्स का बढ़ जाना, उनका साइज बढ़ जाना, यही हाइपरट्रॉफी होता है। मसल थिक हो गई, मोटी हो गई, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है पहला। और 3 बताना था। फिर इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी जो मसल्स की सेल होती है ना, मसल फाइबर में जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नॉर्मल सेल में साइज छोटा होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका साइज भी बढ़ जाएगा और उनका नंबर भी बढ़ जाएगा, और इससे हमारे शरीर में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगा। तो एक ये भी इसका असर है, इसीलिए कहा जाता है एक्सरसाइज करने को, है ना? क्लियर? और फिर एक और इफेक्ट है कि ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर, उसका धीरे धीरे क्या होता है कि आपने देखा होगा, अगर आप अभी एक्सरसाइज करने जाओ तो अभी पहले दिन क्या होगा? थक गए, क्योंकि लैक्टिक एसिड को झेलने की क्षमता नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने तक लगातार आपने एक्सरसाइज कर लिया तो आप पहले से ज्यादा एक्सरसाइज भी कर रहे होगे, लेकिन आपको थकान फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड को झेलने का जो टॉलरेंट लिमिट है वो बढ़ गया आपका। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। डन? बात समझ में आई? इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कितने नंबर का था? मैंने दिया था 4 नंबर का शायद। अब बताओ 4 में कितने आ रहे हैं? 4 में कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो? मुझे बताओ कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, मुझे चाहिए, आपका आंसर चाहिए मुझे। अभी ये सेशन 5 बजे तक चलेगा और फिर 6:30 बजे से अगला सेशन स्टार्ट होगा। डन? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 में 2, 4 में 3, 4 में 4, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने की। ये देखो, ये मसल्स का मतलब एक्सरसाइज करने से मसल्स पे जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है वो ये है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में मतलब हमारी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, मसल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और मसल फाइबर क्या होते हैं? फटने लगते हैं, टीयर्स। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मसल्स का साइज, थिकनेस बढ़ जाता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स, मसल्स की जो लिगामेंट और टेंडन की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। फिर इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल्स, ठीक है। इंक्रीज इन मायोग्लोबिन स्टोरेज, इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज, यानी ग्लाइकोजन भी ज्यादा स्टोर होता है, ये भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म, और इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। तो ये सब आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, किसके? एक्सरसाइज के। किस पे? मसल्स पे, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइंड बाय, एक्सप्लेन द रूल ऑफ गिविंग बाय विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आप बाई बताइए, उसको डिफाइन कीजिए, बाई क्या होता है, और एक एग्जाम्पल देके समझाइए कि बाई देने के क्या रूल है। बताओ, बाई देने का, किस टीम को पहले बाई दिया जाएगा, किस टीम को बाद में, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको, सेकंड प्रेफरेंस किसको, ये क्वेश्चन पूछा है। सर ये क्वेश्चन आएंगे ना पक्का बेटा, वो तो कल पता चलेगा, लेकिन वही पढ़ा रहा हूं, देखो क्वेश्चन फंसेगा, देख लेना पक्का फंसेगा। बाई और सीडिंग से क्वेश्चन आना ही है, नॉकआउट टूर्नामेंट लीग से क्वेश्चन आना ही है, वो सब मैंने पढ़ा दिया है, तो क्वेश्चन तो फंसेगा ही। बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? बताइए। बाई मतलब क्या? अरे किसी टीम को, देखो सिंपली समझो, सिंपली समझो, है ना। राजू भैया, बाबू भैया, श्याम, इन तीनों का नाम देखकर आपको एक मूवी याद आ रही होगी। कौन सी? हेरा फेरी मूवी।
बाबू भैया को हमेशा कौन परेशान करते थे? राजू और श्याम। देवा रे देवा। अब मान लो राजू और श्याम के बीच मैच हुआ, ठीक है। अब बाबू तो अकेला है, उसका कोई ओपोनेंट है नहीं, तो बाबू भैया को क्या बोला गया कि बाबू भैया राजू और श्याम में से जो जीतेगा आप उसके साथ खेलना। यानी पहली बार में, पहले राउंड में बाबू भैया को कोई मैच खेलना ही नहीं पड़ा, उनकी डायरेक्ट एंट्री हो गई सेकेंड राउंड में, है ना। उसी तरह अगर मान लो ए बी सी, इन दोनों की टीम के बीच में मैच हुआ, कौन जीता? मान लेते हैं ए जीता, और ए का मैच सीधे किसके साथ हुआ? सी के साथ। इसका मतलब इन तीनों में किसको बाय दिया गया? बताओ, आप ही बताओ किसको बाय दिया गया? बाय मतलब बिना मैच खेले अगले राउंड में एंट्री दे देना। तो पहले राउंड में यहां मैच हुआ था, लेकिन यहां केवल मैच किसके बीच हुआ? ए और बी के। सी ने तो मैच खेला ही नहीं, सी से केवल सेकेंड राउंड में मैच खेल रहा है सीधा, तो यानी बाय किसको दिया गया? सी को बाय दिया गया। यही होता है। तो जब नंबर ऑफ टीमें बराबर ना हो, मतलब इक्वल ना हो, इवन ना हो, ऑड हो, तो बाय देना पड़ता है, ठीक है, बाय देना पड़ता है। क्लियर? हाँ, तो यहां किसको बाय दिया गया? सी को बाय दिया गया। अब ये कितने बाय दिया जाएगा ये तो कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो कैलकुलेट करना आपको आता है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना आपको आता है, ठीक है। अगर मान लूं, चलो पूछ लेते हैं कि आपको पता है कि नहीं। मान लेते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट है, दो केस लेते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू आपका ले लेते हैं 6, एंड व्हेन n इज इक्वल टू 11, नंबर ऑफ टीम 6 है और नंबर ऑफ टीम 11 है। तो यहां बताओ नंबर ऑफ बाइज निकालो कितने होंगे? नंबर ऑफ बाइज यहां निकालो और यहां निकालो नंबर ऑफ बाइज। कितने बाई देने पड़ेंगे, कितने टीमों को बाई दे खिलाना पड़ेगा, ये भी देखना है ना। तो निकालो, कैलकुलेट करो, बताओ क्या होगा आंसर। सब पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे। बताओ बताओ। आसन योगा में आता है, एक्सरसाइज में नहीं आता। एक्सरसाइज जो आप लोग करते हो जिम जाकर, वो एक्सरसाइज है। क्या होगा आंसर? तो अगर नंबर ऑफ टीमें 6 हैं तो यहां 22 कैसे निकालेंगे? 6 से बड़ा नंबर, पहला बड़ा नंबर जो 2 की पावर n में आता हो, तो वो 8 है। 8 माइनस 6 करेंगे तो नंबर ऑफ 22 कितना आ जाएगा? 2। यहां कितना है? 11। तो सॉरी, नंबर ऑफ 22 निकालना है तो क्या करेंगे? 11 से बड़ा पहला बड़ा नंबर जो 2 की पावर में आता हो, तो वो 16 है, 2 की पावर 4 में आता है, तो ये कर देंगे, ये आ जाएगा 5। 3 और 5, 2 5 नहीं, 2 5 कैसे आएगा? अरे 2 5 कैसे आएगा भाई? हाँ हाँ, 2 5 मतलब 3 5 हम कह रहा था, 2 5 बिल्कुल सही है, 2 5। लेकिन अगर नंबर ऑफ टीम, तीसरा केस ले लो, नंबर ऑफ टीम कितनी हो? 8। ये 2 5 सही है, लेकिन अगर नंबर ऑफ टीम 8 है तो नंबर ऑफ 22 कितने होंगे? अब क्योंकि यहां नंबर ऑफ टीम ही 2 की पावर n में है, तो यहां नंबर ऑफ 22 कितने होंगे? नंबर ऑफ 22 0 होंगे। क्या होंगे? 0। अगर टीमों का नंबर कितना हो नॉकआउट टूर्नामेंट में, टीम का नंबर 2 की पावर n हो, तो नंबर ऑफ 22, यानी किसी को खिलाने की जरूरत है नहीं, मतलब 22 देने की जरूरत है नहीं। हर 2-2 टीमें हैं, 2-2 टीमों के बीच में मैच करा सकते हो, 22 देने की जरूरत है नहीं, तो नंबर ऑफ 22 कितने होंगे? 0 होंगे। बिल्कुल सही बीर, बिल्कुल। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो बाई कैसे देना है, बाई का मतलब समझ में आ गया। अब एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ गिविंग एग्जांपल। अब एग्जांपल देके समझाइए। तो एग्जांपल देके समझाइए, तो पहले रूल क्या है बाई देने का? तो आपको पता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में हम टीमों को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं। तो जब हमने टीमों को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर दिया, मान लेते हैं ए बी सी, ये 3 टीमें हैं अपर हाफ में, और लोअर हाफ में ये 2 टीमें हैं, तो हमेशा पहला बाई किसे मिलेगा? फर्स्ट बाई विल बी गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। तो लोअर हाफ कौन है? ये। उसकी लास्ट टीम कौन है? ई, तो इसको पहला बाई मिलेगा। सेकंड बाई विल बी गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। अपर हाफ की फर्स्ट टीम क्या है? ए, तो इसे सेकंड बाई मिलेगा। थर्ड बाई विल बी गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ। अपर हाफ की जो लास्ट टीम है उसे थर्ड बाई मिलेगा।
है ना, एंड फोर्थ बाय विल बी गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। लोअर हाफ की जो फर्स्ट टीम है उसे आपको फोर्थ बाय मिलेगा, मतलब ये रूल है, इस तरीके से समझ जाओ, ठीक है, ये रूल है। यही तो पूछा था, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बात समझ में आ गई? डन, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जोरदार, जबरदस्त, शानदार, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब मान लो 11 टीमें हैं, तो अब बाई निकाल लो, कितने बाई निकलेंगे? 11 टीमें हैं तो कितने बाई निकलेंगे, आप ही बताओ। बहुत सिंपल है, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट है तो नंबर ऑफ बाइज कितने होंगे? 2 की पावर n, इससे बड़ा नंबर जो 2 की पावर n में आता हो 16, 16 में से 11 माइनस कर दो, कितना आएगा? 5। अब देखते हैं 5 बाई है क्या। अब टीम को डिवाइड करते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ में, तो अपर हाफ में कितने टीमें आएंगी? अपर हाफ में कितने टीमें आएंगी? n प्लस 1/2, n कितना है? 11, 11 प्लस 1 12, 12/2 6, ऊपर 6 टीमें आएंगी, तो बची हुई 5 टीमें लोअर हाफ में, n माइनस 1/2, ठीक है। तो ऊपर 6 टीमें, नीचे 5 टीमें, देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 टीमें अपर हाफ में, लोअर हाफ में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कितने बाइस देने पड़े? 5 बाइस देने पड़े। तो सबसे पहला बाई किसे मिलेगा? लोअर हाफ की लास्ट टीम को। तो लोअर हाफ की लास्ट टीम कौन है? ये, इसको पहला बाई मिला। फिर अगला बाई अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। फिर थर्ड बाई किसे मिलेगा? अपर हाफ की लास्ट टीम को, है ना। क्या कहते हैं, अपर हाफ की जो लास्ट टीम है या लोअर हाफ की जो फर्स्ट टीम है, इन दोनों में से किसी को एक को मिल सकता है। इस तरीके से हमने डिसाइड कर लिया। तो ये 22 देने का, देखो आपको 5 बाई दिख रहे हैं, हमने 5 बाई निकाला था, बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5, 5 बाई दिख गए। तो 5 टीमें डायरेक्ट खेल रही हैं। कितने राउंड हो रहे हैं? एक राउंड यहां हो रहा है, एक राउंड यहां हो रहा है, एक राउंड यहां हो रहा है, ठीक है। 2 की पावर 4 राउंड हो रहा है, 1 2 3 4, 4 राउंड में मैच हो रहा है। डन। चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। In relation to the picture, answer the following question. What is the mission of the first organization? ये जो पहला ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है उसका मिशन बताइए, उस मिशन ऑर्गेनाइजेशन का मोटो बताइए। फिर सेकंड पिक्चर में जो गेम्स हो रहे हैं, ये किस गेम का लोगो है, वो गेम को हम क्या भी कहते हैं। और फिर ये सेकंड पिक्चर जिस गेम का लोगो है वो गेम कितने साल में एक बार होता है, आपको ये सब चीजें बतानी। बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा? अरे ये किसका है? ये डेफ ओलंपिक का गेम है। डेफ ओलंपिक मतलब जो लोग बहरे लोग होते हैं, सुन नहीं सकते, उनका जो ओलंपिक होता है, ओलंपिक गेम, ये उसका लोगो है। और ये पैरालंपिक का है, ऊपर वाला पैरालंपिक का है। तो मिशन क्या है? तो पहले वाले का मिशन है कि जो भी डिसेबल पर्सन है उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कराना, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका जीवन का नजरिया बढ़े और वो लोग भी कॉन्फिडेंस फील करे। ऐसे लिए इसीलिए डिसेबल पर्सन का हम अलग से ओलंपिक कराते हैं, ठीक है। तो मिशन क्या है? द मिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग and athletic competition in a variety of Olympic type of sports for children and adults with intellectual disability, giving them continuing opportunity to develop physical fitness। ठीक है, यानी फिजिकली वो फिट रहें। ऐसा तो है नहीं कि जो आदमी डिसेबल नहीं है वही फिजिकली फिट रह सकता है, जो विकलांग है वो फिजिकली फिट नहीं रहना चाहता, वो भी तो रहना चाहता है। कैसे रहे भाई? आप उसके लिए गेम नहीं खिलाओगे तो कैसे रहेगा?
तो इसीलिए गेम खिलाया जाता है, वही इसका मिशन है। डन। विशाखा पांडे, बिल्कुल ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है। फिर व्हाट इज द मोटो ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इसका लोगो आपको दिख रहा है, इसका मोटो क्या है? तो मोटो याद होना चाहिए, मोटो पूछ सकता है। तो मोटो यह है कि लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। मुझे जीतने दो, लेट मी विन, लेकिन अगर मैं जीत नहीं पाऊंगा तो मैं उस अटेम्प्ट को साहस के साथ अटेम्प्ट तो करूं, उस प्रयास तो करूं, भले ही हार जाऊं। ये इसका मोटो है। ठीक है। फिर क्या पूछा है कि ये जो गेम सेकंड जो लोगो दिख रहा है, ये किस गेम का है? इसे क्या भी कहते हैं? तो इसे डेफ ओलंपिक अभी कहा जाता है, पहले क्या कहा जाता था? इंटरनेशनल गेम्स फॉर डेफ, अभी उसे डेफ ओलंपिक कहते हैं। डन। और फिर पूछा था कि कितने साल में होता है? तो ये 4 साल में एक बार मैच होता है। डेफ ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है। डन। स्पेशल ओलंपिक का है, स्पेशल ओलंपिक मतलब पैरालंपिक। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN? ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी से मैं बता रहा हूं। CWSN मतलब चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, जो दिव्यांग बच्चे हैं, है ना, दिव्यांग बच्चे हैं जो व्हील चेयर पे चल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कोई स्पोर्ट्स खेलना। तो क्या वो हर नॉर्मल स्पोर्ट्स खेल सकते हैं? नहीं। मान लीजिए बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल का जो बास्केट है वो बहुत ऊंचा होता है, तो जो फिजिकली फिट है वो तो जंप करके बास्केट में बॉल डाल देगा, लेकिन कोई विकलांग बच्चा है जो व्हील चेयर पे चल रहा है, वो कैसे बास्केट में बॉल डालेगा? तो बास्केट की हाइट को कम करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ बदलाव करने पड़ेंगे ना स्पोर्ट्स के रूल्स में, गेम्स में, ताकि वो गेम एक्सेसिबल हो जाए, उसको खेल पाए कौन? CWSN, दिव्यांग बच्चा। तो ऐसे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वही पूछा है। बताओ, ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन कंफर्म है, 100% कंफर्म है, ये क्वेश्चन आएगा। चाहे 5 नंबर में आ जाए, चाहे 4 में, चाहे 3 में, चाहे 2 नंबर, 1 नंबर, किसी में तो आएगा पक्का। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स। अब मेन पॉइंट्स क्या लिखना है? पहला तो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि अगर किसी स्पोर्ट्स, मान लो कि मैं दिव्यांग बच्चा हूं, ठीक है, मुझे कोई स्पोर्ट्स खेलना है, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स का रूल नहीं पता। क्यों? क्योंकि बचपन से मैं विकलांग था, मैंने कभी वो स्पोर्ट्स खेला ही नहीं। तो सामने कोई पर्सन मुझे इजी लैंग्वेज में फोटो दिखाकर, वीडियो दिखाकर मुझे वो स्पोर्ट्स के बारे में समझा दे, तो कम्युनिकेशन होगा, तब तो मैं अंदर से मोटिवेट होऊंगा, हाँ नहीं अब खेलते हैं, अब गेम समझ में आ गया। तो यही है पॉइंट, कम्युनिकेशन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आया आपको? डन। फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अगला क्या करोगे? स्पेस। स्पेस का मतलब यह है कि किसी भी दिव्यांग बच्चे को अगर स्पोर्ट्स खिलाना है तो हम उसको किसी भी ग्राउंड में नहीं भेज सकते कि जाओ खेलो, नहीं, है ना। ग्राउंड में जाएगा, खेलेगा कैसे? वहां ग्राउंड उसके हिसाब से चेंजेस नहीं किए गए हैं ग्राउंड में। अगर वो बास्केटबॉल का ग्राउंड है तो क्या बास्केट को नीचे किया गया? नहीं किया गया। तो एक ऐसी स्पेस खोजनी पड़ेगी जहां सारे दिव्यांग बच्चे इकट्ठा हो और उनके हिसाब से चेंजेस करना पड़े ग्राउंड में, ताकि वो मिलजुल सके। तो यही लिखा है कि फॉर CWSN स्पेस शुड बी अप्रोचेबल फॉर पीपल हैविंग फिजिकल डिसेबिलिटी। पहली बात, वो जो स्पेस है, वो ग्राउंड है, वो आसानी से अप्रोचेबल होनी चाहिए, कोई भी दिव्यांग बच्चा आसानी से उस ग्राउंड में चला जाए। अब पता चला कि ग्राउंड है बिजी रोड के उस पार, तो दिव्यांग बच्चा है, वो बिजी रोड को पार कैसे करेगा? फिर मदद चाहिए किसी की।
तो अप्रोचेबल नहीं है ना। मान लो कि उसको नदी पार करके जाना है, नाला पार करके जाना है, तो वो व्हील चेयर पे बैठा है, कैसे पार करके जाएगा मैदान में। तो स्पेस ऐसी होनी चाहिए जहां आसानी से दिव्यांग बच्चा जा सके, अप्रोचेबल होनी चाहिए। द एरिया ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुड बी लिमिटेड, स्पेस फॉर एक्टिविटी शुड बी डिस्टर्बेंस, नॉइज नहीं, यानी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए उस स्पेस में, नॉइज, गर्मी, क्योंकि दिव्यांग बच्चे सेंसिटिव होते हैं, है ना, उनको आदत नहीं है बहुत ज्यादा शोर हल्ला की। तो ऐसा स्पेस जहां बहुत सारा शोर हल्ला हो रहा है, दिव्यांग बच्चे ना पैनिक होने लगते हैं, घबराने लगते हैं, तो ऐसी स्पेस तलाशना जरूरी है। क्लियर। फिर इक्विपमेंट, हम जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, उस इक्विपमेंट में बदलाव करना जरूरी है। जैसे मैंने क्या बोला, बास्केट को नीचे करना पड़ेगा, है ना, अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल के जो गोल हैं वो पास पास करने पड़ेंगे, मतलब स्पोर्ट्स के जो रूल हैं उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, तभी तो वो CWSN वाला बच्चा, दिव्यांग बच्चा उस स्पोर्ट्स को खेल पाएगा। तो इसी को कहते हैं चेंजेस इन इक्विपमेंट। लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट कपल्ड विथ ए lack of professional trained to support physical activity among children and youth with different ability levels discourages participation. There are growing number of disabled person who are interested in recreation and sports activity. यानी कि अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स में बदलाव नहीं किए जाएं, तो वो स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि उनका एक फिजिकल ट्रेनर हो जो उनको सिखाए स्पोर्ट्स के बारे में, और स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट है, बॉल, बास्केट, है ना, उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, नियम कानून में भी चेंजेस किया जाए ताकि वो खेल सके स्पोर्ट्स। ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे, ग्रेडेड एक्टिविटीज। ग्रेडेड एक्टिविटीज मतलब शुरुआत में अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो दिव्यांग बच्चा उसको खेल को समझ नहीं पाएगा। तो पहले हमें धीरे धीरे इजी से स्टार्ट करना चाहिए और इजी से टफ की तरफ जाना चाहिए। धीरे धीरे गेम की जो टफनेस है उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे पहले क्रिकेट खिलाना है तो पहले 1 ओवर खिलाया, 1 ओवर खिलाया, फिर 2 ओवर, फिर 10 ओवर का मैच, ताकि वो खेलना सीख तो सके पहले। तो ग्रेडेड एक्टिविटीज करना जरूरी है। और फिर आता है सोशल स्ट्रैटेजीज। सोशल स्ट्रैटेजीज का मतलब कि हम कितना ज्यादा मोटिवेट करते हैं किसी दिव्यांग बच्चे को, ये भी बहुत मायने रखता है। मोटिवेट होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे अरे देखो दिव्यांग है, ये तो विकलांग है, ये क्या खेलेगा, लोग मजाक बनाएंगे, तो इस डर से वो खेलेगा ही नहीं कभी। हमको भी ऐसा करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए सामने वाले को, है ना। इतना कुछ लिखना था, लंबा क्वेश्चन था। अगर आप बताओ, अगर आपने इतना कुछ लिखा है तो 5 में कितने नंबर। अगर ये क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, कन्फर्म में आएगा, और अगर आ गया 5 नंबर में, तो आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं बताओ। बताओ कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में तो कितना स्कोर करोगे आप। डन। चलो आगे चलते हैं। ग्रेडेड एक्टिविटीज फिर से समझा दो। अरे ग्रेडेड एक्टिविटीज का मतलब है, ग्रेडेड एक्टिविटीज का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, देखो CWSN नीड हेल्प चिल्ड्रेन इन learning a fundamental motor skill. It will need to be practiced with the student so that they are able to visualize it through teacher's body action and one can use it. मतलब जैसे इसका हुआ कि आज पहला दिन है, मैं टीचर, मैं फिजिकल ट्रेनर, और आज 10 विकलांग बच्चे खेलने आए, क्या कोई मैच, कोई गेम, तो पहले मैं खेल कर दिखाऊंगा कि देखो सीखो। फिर 2-4 दिन मैंने दिखाया कि देखो ऐसे खेलते हैं, फिर इसके बाद उनको बोला खेलो। पहले दिन 10 मिनट खिलाया, फिर धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा, तो धीरे धीरे उनको स्पोर्ट्स में इंगेज करना, मतलब इंगेजमेंट जो है धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि पहले दिन चलो मैच खेलो, उनको आता ही नहीं है, सीखा ही नहीं उन्होंने, तो कैसे खेलेंगे।
इसी को कहते हैं ग्रेडेड एक्टिविटीज। डन। अब आता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी भी है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी मतलब कि आप समाज उसे कैसे बिहेव करता है उन बच्चों से, तो उनका दिमाग, उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो 5 नंबर में आएगा तो आप लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेल एथलीट ट्रायड, एक्सप्लेन एनी टू इन ब्रीफ। फीमेल एथलीट ट्रायड किसे कहते हैं? यानी फीमेल जो एथलीट होती है, एथलीट मतलब या तो मेल या तो फीमेल, एथलीट या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, लेकिन फीमेल एथलीट के साथ 3 मेन प्रॉब्लम जुड़ी है जो मेल एथलीट के साथ नहीं है। मेल कोई भी स्पोर्ट्स खेले और उसी स्पोर्ट्स को जैसे अभी आप देख रहे हो क्रिकेट में मेन टीम्स तो है, वुमेन्स टीम भी कितना अच्छा कर रही है। हाँ वो बात अलग है, अभी वर्ल्ड कप हार गए लेकिन कोई नहीं, परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं ना। तो फीमेल्स के साथ 3 एडिशनल प्रॉब्लम है जो मेन के साथ नहीं है, और उन्हीं 3 प्रॉब्लम को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? ट्रायंगल, उसे ही ट्रायड कहते हैं। वही आपको समझाना है। तो वो 3 प्रॉब्लम क्या है, वो 3 प्रॉब्लम क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने 1992 में बताया था। और वो 3 प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर्ड ईटिंग मतलब सही ढंग से ना खाना, एमिनोरिया और ऑस्टियोपोरोसिस। एमिनोरिया मतलब कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ज्यादा दिन तक कंटिन्यू हो रहा है, ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है ना। तो ये 3 समस्याएं फीमेल एथलीट्स के साथ हैं। और इसमें क्या बोला था? एक्सप्लेन एनी 2 इन ब्रीफ। तो इन तीनों में किसी 2 के बारे में लिख देना था। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब, ऑस्टियो से नाम समझ में आया, हड्डी। अब हड्डियों से कैल्शियम बाहर निकलेगा जो फीमेल्स में होता है, फीमेल्स में हड्डियां कमजोर होती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा हॉर्लिक्स फीमेल के लिए अलग आया, मेल हॉर्लिक्स नहीं है, फीमेल हॉर्लिक्स मिल जाएगा, क्योंकि फीमेल्स में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं 40 के ऊपर हार्मोनल वजह से। तो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण कैल्शियम बाहर निकलेगा तो हड्डियां कमजोर होंगी। तो जब हड्डियां कमजोर होंगी तो फीमेल जो स्पोर्ट्स खेलेगी, तो उसमें इंजरी होगा, और बहुत समय तक, ज्यादा समय तक इंजरी मतलब होगा तो मैच नहीं खेल पाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है? ट्रायड बनता है। डन। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इसी 3 में से 2 लिखना था, और ये डायग्राम अगर आएगा फीमेल ट्रायड का डायग्राम तो ये बना देना। उन 3 चीजों के 2 हो सकते हैं, सबसे अच्छा सबसे बुरा। तो ये ग्रीन मतलब सबसे अच्छी कंडीशन, और ये रेड मतलब सबसे बुरी कंडीशन। उन 3 केसेस को लेकर 2 कंडीशन हो सकती है। भाई ऑस्टियोपोरोसिस या तो नहीं है या तो है, नहीं है तो बढ़िया बात है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है तो खराब बात है। तो हमेशा 2 एंड होंगे। तो इन तीनों बीमारियों को 2 एंड बनाएंगे तो 2 ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल यहां, एक ट्रायंगल यहां। तो ये 2 एक्सट्रीम एंड है, 2 एक्सट्रीम एंड ऑफ फीमेल ट्रायड। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है, आ सकता है। अब क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। अब आगे चलते हैं। लिस्ट डाउन एनी 4 आसन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आसन, योगा से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि डायबिटीज को क्योर करने वाले आसन का नाम लिखो, हाइपरटेंशन को क्योर करने वाले आसन का नाम बताओ, है ना। या क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन के अलावा फिर हो गया आपका ओबेसिटी, मोटापे को, एस्थमा के क्योर करने वाले 4 योगा के बताओ, 4 नाम, 3 नाम, जो भी है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो लिस्ट डाउन एनी 4 आसन। अब बताओ क्या होगा आंसर, लिखो कौन कौन से आसन का नाम बता दो। पहले लिखना क्या है वो तो आप लिख लेना, लेकिन पहले आसन तो बता लो। बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया है। क्या होगा? आयरन मैन कह रहे सर मुझे कुछ पूछना है। अरे आप तो आयरन मैन हो, पूछो।
आप में तो आयरन का दम है। तो 4 आसन कौन कौन से हो सकते हैं डायबिटीज को क्योर करने के लिए? तो डायबिटीज में क्या होता है, हमारी पैंक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाती, जिसके कारण हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज हो गया, मधुमेह, है ना। तो इसको क्योर करने वाले 4 या कह लो कि जो क्या कहते हैं आसन हैं वो कौन कौन से हैं? एक है भुजंग आसन, इसमें कोबरा स्नेक जैसा स्ट्रक्चर मतलब शेप बनता है। एक है पश्चिमोत्तान आसन और दूसरा है पवन मुक्त आसन। तो ये 3 डायबिटीज को क्योर करने के लिए, ठीक है, डायबिटीज को क्योर करने के लिए 3 ऑप्शन है। डन। तो जिन्होंने ये डायग्राम ना बनाकर मतलब ये वाले आसन ना लिखकर कुछ और आसन लिखा है उनका गलत है। अगर कोई कह रहा वज्रासन, तो वज्रासन पेट के लिए सही होता है ना। डन। वो मोटापे के लिए सही होगा, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए नहीं है वज्रासन। डन। तो बस ये लिखना था, इनका डायग्राम बना देना था। नेक्स्ट, मेक ए टेबल ऑफ टेस्ट आइटम्स लिस्टेड अंडर फिटनेस टेस्ट बाय साई फॉर सीनियर सिटीजन अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग देम। साई का मतलब कौन बताएगा मुझे लाइव चैट में? साई का मतलब है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बूढ़े लोगों के लिए जो टेस्ट बता रखा है उस टेस्ट का नाम बताकर उस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव बताना था और उसका एक टेबल बनाना है, वही लिखा है कि मेक ए टेबल। मतलब एक तरफ टेस्ट का नाम और दूसरे तरफ टेस्ट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और इसका एक टेबल बना देना था बस। अब बताओ क्या लिखोगे? डन। अगर किसी की हाइट कम है, वो 18 का हो चुका है, तो हाइट कैसे बढ़ाएं? बेटा आसन वासन करो, स्ट्रेचिंग करो, लटको, बिम से लटको, है ना। क्या होगा आंसर? तो आप ही बताइए सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बताओ सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? रिकली एंड जोन्स टेस्ट। और रिकली एंड जोन्स टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट आते हैं। रिकली जोन्स टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट आते हैं। ये सीनियर सिटीजन के लिए बना है जो उम्र में कितने हैं, 60 से 94 साल के बीच में है। इतने सारे टेस्ट है, तो इन टेस्ट का नाम लिखना था, लेकिन नाम लिखने के साथ साथ सबका ऑब्जेक्टिव लिखना है, किस लिए टेस्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो 30 सेकेंड चेयर जो स्टैंड टेस्ट है वो किसके लिए है? लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट मतलब चेयर पे बैठो, खड़े हो, स्टैंड हो। तो स्टैंड हो गए तो आपकी लोअर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो पता चलेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव लिखना था, यही क्वेश्चन में कहा है। फिर आर्म कर्ल टेस्ट है, तो आर्म कर्ल टेस्ट से अपर बॉडी की स्ट्रेंथ पता चलेगी। इसमें ये जो डंबल होता है ये 3 किलो मतलब 8 पाउंड का होता है मेन के लिए, 3 पाउंड का जो होता 5 पाउंड का जो होता है वो आपका फीमेल्स के लिए होता है, वुमेन के लिए, ठीक है। तो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ आपकी आर्म कर्ल टेस्ट से पता चलेगी। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, ये क्या करेगा? ये लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बताता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। बैक स्ट्रेच, ये अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बताता है। ये सब ऑब्जेक्टिव भी लिखना जरूरी है। 8 फुट अप एंड गो, 8 फुट आना और वापस 8 फुट जाना, इससे बूढ़े लोगों का स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस ये सब पता चलता है। ऑब्जेक्टिव ये है इस टेस्ट का। फिर 6 मिनट वॉक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एरोबिक एंडोरेंस को चेक करना, जिसमें उन्हें 6 मिनट तक वॉक करना होता है इस रेक्टेंगल फील्ड में, मतलब रेक्टेंगल शेप में। इससे एरोबिक एंडोरेंस चेक होता है। 2 मिनट स्टेप टेस्ट, इससे क्या चेक होता है? इससे भी एरोबिक एंडोरेंस चेक होता है। तो ये 2 मिनट स्टेप टेस्ट है। फिर आपका आता है क्लियर, बात समझ में आ गई? ये कितने मिनट के लिए करते हैं? 2 मिनट के लिए करते हैं। 2 मिनट में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप काउंट करना होता है। तो सबका मतलब है, सबका एक ऑब्जेक्टिव है,
इसी का एक टेबल बना देना था। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियों का वीक होना, हड्डियों की बोन डेंसिटी का कम होना। डन। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, F इक्वल टू एम ए, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला न्यूटन के किस लॉ को फॉलो करता है? मतलब ये वैलिड किस लॉ के लिए? न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए वैलिड है, सेकंड लॉ के लिए वैलिड है, कि न्यूटन थर्ड लॉ के लिए वैलिड है? बताओ। हाँ, डिफरेंस भी आ सकता है, बिल्कुल। क्या होगा? बिल्कुल, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन के किस लॉ को वैलिड करता है, किस लॉ को फॉलो करता है? न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ, या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करो। क्या होगा आंसर? बताओ क्या होगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या होगा आंसर? जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है, लेकिन वो रह पाएगी ये डिसाइड होता है फोर्स से। जब तक फोर्स नहीं लगेगा, जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे है, जो मोशन में है वो मोशन में है। लेकिन मैंने फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगने से रेस्ट वाला मोशन में आ गया, मोशन वाला रेस्ट पे आ गया, है ना? लेकिन ये तभी, तो ये कंडीशन स्टेट कब बदली? रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, ये तभी बदली जब फोर्स लगा। यानी जब तक फोर्स नहीं लगाओगे, ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को, अपनी अवस्था को मेंटेन करता है। और यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का मतलब यही था कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता है। टीवी देख रहा है एकदम लेट के सोफा में, हाँ हम देखते रहेंगे जब तक मम्मी आके फोर्स ना लगाए, अरे बेटा उठो, टीवी बंद करो, चलो पढ़ने। जब तक कोई हमको टोकता नहीं है तब तक आराम से हम चिल करते हैं ना। तो ये हमारी आदत है, यही आदत कहलाता है फर्स्ट लॉ, और इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये एक्शन और रिएक्शन है क्या? फोर्स है, कि जो भी आपने फोर्स लगाया वो एक्शन हो गया। तो अगर आपने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी आप पर फोर्स लगाएगा, वो हो गया रिएक्शन। अब ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि मान लो बस से जा रहा था, बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और बस में बैठी सारी पब्लिक आगे की तरफ गिरने लगी, झुक गई। होता है ना ऐसे? तो यहां न्यूटन का कौन सा लॉ है? बताओ कौन सा लॉ है बच्चा? कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? टाइप ऑफ फ्रैक्चर बता दिया है सुदेश सिंह, कल के लेक्चर को देखो। क्या होगा आंसर?
न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे? अरे बस चल रही थी, बस मोशन में थी तो हम भी मोशन में थे, ठीक है। लेकिन बस ने ब्रेक, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, मतलब बस पे क्या लगा? फोर्स। तो बस पे फोर्स लगा तो बस तो रुकेगी, लेकिन मैं तो अपना कंडीशन मेंटेन करूंगा ना। मैं तो चाहूंगा कि मोशन में हूं तो मोशन में ही रहूंगा। तो बस रुक गई, मैं आगे मोशन कर रहा था तो मैं आगे की तरफ झुकूंगा कि नहीं? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फिर मान लो गाड़ी में बैठा, बाइक पे बैठा, बाइक स्टार्ट किया, अचानक एक्सीलरेटर लिया तो किधर गिरते हैं? पीछे की तरफ। गाड़ियां जब चलती हैं तो पीछे झटका होता है, यहां भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना। डन, बात समझ में आ गया? चलो, ये क्वेश्चन आएंगे, न्यूटन के तीनों लॉ से क्वेश्चन आएंगे। डन। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? ऑप्शन दूंगा, बताना। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? बताइए, बताइए क्या होगा? अरे यार देखो, सिंपल सी बात है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट केजी, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो 1 न्यूटन मतलब 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। सही है कि नहीं? अरे आप लोग 12th के बच्चे हो, तो साइंस के बैकग्राउंड के हो, तो ये तो एकदम इजी होना चाहिए, बिल्कुल हलवा। बिग 5 थ्योरी कराऊंगा, अभी शाम को जो सेशन आ रहा है ना, उसमें बिग 5 थ्योरी में कराऊंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? उसमें मैं आपका इंटरवल ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस, फार्टलेक ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, वो सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को फिर यहीं एंड करते हैं। अब मैं वापस आपसे कनेक्ट होऊंगा 6:30 बजे, या तो 6:30 या तो 7 बजे, यानी इन दो समय के आसपास में कनेक्ट हो जाऊंगा। तो अभी आप रेस्ट कीजिए, जो पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए, वापस से मिलते हैं और पढ़ते हैं धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सेशन से जुड़ने के लिए। अब सर शाम को क्या कराओगे? शाम को मैं कुछ और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। सुबह ऑब्जेक्टिव कराया, अभी सब्जेक्टिव कराया, अब रात वाले सेशन में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, है ना। और कल सुबह 5 बजे रिवीजन भी कराऊंगा, ताकि कल आपका बोर्ड एग्जाम बढ़िया जाए, है ना, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सेशन से जुड़ने के लिए, सेशन में पढ़ने के लिए, और आपका बोर्ड एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। बस सारी चीजों को एक बार पढ़ लेना, पॉइंट बैठा लेना, लिख तो अपनी लैंग्वेज में भी लोगे तो भी नंबर मिलेगा, और पन्ने जरूर भरना, डायग्राम वायग्राम जरूर बनाना, पन्ने देख के भी नंबर मिलते हैं फिजिकल एजुकेशन में, है ना। चलो, ये नहीं कुछ भी लिखा है, हाँ पॉइंट वाइज लिखो, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लैंग्वेज बढ़ा दो, है ना, मिलेंगे नंबर। चले, तो चलो, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।